हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरैक्स। तो बोरैक्स की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। नंबर वन, पहले हम बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो पहले हम देखते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। बोरैक्स जो है इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखें, सॉलिड्स जो हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के लिहाज से दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक डेफिनेट पैटर्न होता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। तो अब ये जो बोरैक्स है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम इसकी सोलबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर, अगर हमारा वाटर जो है वो कोल्ड है, यानी हॉट नहीं है, ठंडा पानी है, तो ठंडे पानी में बोरैक्स जो है इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है लिटिल बिट, थोड़ा सा डिज़ोल्व होता है। लेकिन अगर हम लोग वाटर को हीट कर दें, यानी बॉयल करना शुरू कर दें वाटर को, तो इट इज़ मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे अगर हमारे पास अगर 100 ग्राम पानी है, इसको अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कर दें, तो इसके अंदर तकरीबन 3 ग्राम जो बोरैक्स है वो डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इस पानी को हीट करते हुए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिर इसमें बोरैक्स की सोलबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और तकरीबन 99.3 ग्राम बोरैक्स जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग बोरैक्स का, या जिसकी नेचुरल अक्रंग जो फॉर्म है, इसकी नेचुरल अक्रंस जो है इन द फॉर्म ऑफ टिंकल, इसका अगर हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें, डेफिनेटली सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है इसका वो कोल्ड वाटर में तो नहीं बनेगा, क्योंकि कोल्ड वाटर में तो ये डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम डिज़ोल्व होता है। तो इसका मतलब जब हम इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे तो हम लोगों को इस सोल्यूशन को या पानी को जो है वो हॉट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ताकि टिंकल जो है या बोरैक्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। हम जैसे ही इस हॉट सोल्यूशन को कूल करेंगे तो इसके अंदर बोरैक्स के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस हॉट सोल्यूशन को, जो कि पानी को हमने बॉयल करके इसके अंदर टिंकल को डिज़ोल्व किया हुआ है, इसको जैसे हम ठंडा करना शुरू करेंगे, अगर हम लोग इस सोल्यूशन को, चलें लेट्स सपोज इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने वाटर को ऐड किया, इसके बाद हमने इसके अंदर टिंकल को ऐड किया, यानी बोरैक्स को ऐड किया, फिर इसको हमने इसके अंदर डिज़ोल्व करने के लिए इस पानी को साथ साथ गर्म करते गए ताकि इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनेगा? जब मैक्सिमम सोल्यूट जो है या टिंकल जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग इस सोल्यूशन को जो इस कंटेनर में रखा हुआ है इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, अगर हम लोग इस सोल्यूशन को 62 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे कूल करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं और हमारा टेम्परेचर जो है वो 62 डिग्री सेल्सियस से अभी ज़्यादा है, तो इसके अंदर
जो बोरैक्स के क्रिस्टल्स बनेंगे वो होंगे डेकाहाइड्रेट। तब होंगे जब हम लोग टेम्परेचर जो है वो 62 डिग्री से बिलो होगा। अगर टेम्परेचर हमारा 62 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा तब हमारे पास जो बोरैक्स बनेगा उसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो होंगे Na2B4O7.10H2O, यानी हमारे पास जो बोरैक्स बनेगा दैट इज़ डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे। लेकिन अगर हम लोग जो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 62 से अगर अबव रखते हैं, यानी अगर 62 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमारा अबव है, यानी ठंडा कर रहे हैं सॉल्यूशन को, और ठंडा करते करते हमारा टेम्परेचर जो है वो 63 है, 64 है, 65 है, तब जो बोरैक्स की क्रिस्टल्स होंगे वो पेंटाहाइड्रेट होंगे। पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट का मतलब यानी हमारे पास होगा Na2B4O7.5H2O, ये हमारे पास इसके क्रिस्टल्स होंगे। अब ये जो पेंटाहाइड्रेट हैं ये चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जैसे अभी हमने बात की 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, डेफिनेट पैटर्न होता है एटम्स का या आइंस का या मॉलिक्यूल्स का। तो अब ये पेंटाहाइड्रेट जो है इसकी फॉर्म ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो इसकी डेकाहाइड्रेट फॉर्म है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ये जो पेंटाहाइड्रेट है इसमें अगर हम लोग इसकी क्रिस्टल्स की शेप की बात करें तो इसमें इसके एटम्स जो हैं, सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में कंबाइन अप होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी ज्योमेट्री को बोलते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इस तरह से एक एटम आइन इधर अरेंज है, एक इस डायरेक्शन में अरेंज है, एक जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूवर्स, यानी जो देख रहा है उसके अवे, यानी इनसाइड द पेपर, जिसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं, डैश से शो कर रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से। फिर इस तरह से टूवर्ड्स द व्यूवर, जिसको हम ये डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डैश है, इसको वेज बोलते हैं, इस तरह से वेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये जो ज्योमेट्री है, यानी अब एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ये जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूवर्स यानी इनसाइड द पेपर, ये दोनों बॉन्ड, और ये वाले बॉन्ड इस तरह से। इस ज्योमेट्री को, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर हमारे पास पेंटाहाइड्रेट हैं बोरैक्स के तो फिर इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास डेकाहाइड्रेट हैं बोरैक्स के, जो कि 62 से कम टेम्परेचर करने पे बनते हैं, तो इसकी जो शेप होती है दैट इज़ मोनोक्लिनिक। अगर हम लोग इसके क्रिस्टल्स की बात करें तो इस क्रिस्टल्स की जो शेप होगी वो मोनोक्लिनिक होगी। मोनोक्लिनिक कैसी ज्योमेट्री होती है, चलें इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास ये जो ज्योमेट्री है ये हमारे पास मोनोक्लिनिक है। इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे पास बोरैक्स जब डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं। इसमें 3 एंगल्स हैं, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है। अगर इस एंगल को अल्फ़ा कहें, इसको बीटा कहें, इसको अगर हम गैमा कहें, तो 3 एंगल्स बनते हैं। और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसकी साइडें भी 3 हैं, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, तो 3 साइडें हैं इसकी। तो जिनको अगर हम ABC का नाम दें तो मोनोक्लिनिक एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें तीनों साइडें इक्वल नहीं हैं। इस वाली शेप के अंदर A डज़ नॉट इक्वल टू B, डज़ नॉट इक्वल टू C, और इस शेप में जो एंगल अल्फ़ा और गैमा है, यहाँ पे जो आपको एंगल नज़र आ रहे हैं अल्फ़ा और गैमा, अल्फ़ा और गैमा ये दोनों इक्वल हैं और ये 90 डिग्री के होते हैं।
और बीटा जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये हमारे पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में होती है जब डेकाहाइड्रेट फॉर्म में बोरेक्स हो। जब पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में हो तब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अभी हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग वो रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रियल लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में जो रिएक्शंस दिए हुए हैं ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे तो बोरेक्स के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में ज़्यादा कॉमन रिएक्शंस हैं उन्हीं से आपका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आपके सिलेबस में गिवन किए गए हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन सभी रिएक्शंस को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन कि अगर हम बोरेक्स को, जो कि है Na2B4O7, इसको अगर हम लोग वाटर में ऐड करें, पानी के अंदर, तो वाटर के अंदर जैसे ही ये ऐड होता है तो सोडियम यहाँ पे मौजूद है। वाटर को अगर मैं ओपन करके मेंशन करूँ तो ऐसे लिखूँगा ना HOH, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। साथ में ये हाइड्रोजन है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, ये मिलके बना देते हैं बोरिक एसिड, दैट इज़ H3BO3, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है, ये हाइड्रोलिटिक रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई कंपाउंड पानी के साथ, वाटर के साथ इस तरह से रिएक्शन करे कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाए। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग हाइड्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। एक हाइड्रेशन भी है, एक टर्म हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाना, जुड़ जाना, इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ कोई कंपाउंड इस तरह से रिएक्शन करे कि वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। अब इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड वाटर का ब्रेक डाउन हुआ है, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिटिक रिएक्शन बोल रहे हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक ऑर्थोबोरिक एसिड है। अब ये बेस है, ये एसिड है। अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि एसिड है, और ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो वाटर के अंदर हमेशा आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, सोडियम आइंस हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग वाटर के अंदर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन होगा दैट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, यानी बेसिक सोल्यूशंस होगा। यानी कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ साल्ट ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। अब ये वाला जो बोरेक्स है, एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी के साथ रिएक्शन करके बेसिक सोल्यूशन देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन देता है। क्यों? चूँकि ये हमारे पास एक वीक एसिड है और वीक एसिड कम आयोनाइज होता है। बेस है हमारे पास और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ज़्यादा आयोनाइज होता है और बेस हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब अब पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका जो सोल्यूशन होगा बोरेक्स का पानी के अंदर वो बेसिक इन नेचर होगा, यानी अल्कलाइन इन नेचर होगा। अगर ये अल्कलाइन इन नेचर है तो फिर ये जो बोरेक्स है इसका जो सोल्यूशन है वो रेड लिटमस सोल्यूशन को, रेड लिटमस पेपर है या रेड लिटमस सोल्यूशन है, इसको ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि अगर सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर हो
तब अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन उसमें ऐड करें तो हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस सोल्यूशन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम लोग बोरैक्स का सोल्यूशन बनाएं यानी वाटर के अंदर अगर हम बोरैक्स का सोल्यूशन बनाते हैं Na2B4O7 और इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसी भी मिनरल एसिड के साथ, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज है H2SO4। तो जब हम लोग इसके सोल्यूशन के अंदर एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ये सोडियम है, कैटायनिक फॉर्म है, ये एनायनिक फॉर्म है, ये मिलके साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ Na2SO4। साथ में हमारे पास हाइड्रोजन है और इधर से B4 और O7 है और साथ में बन जाता है H2B4O7। इस एसिड को हम बोलते हैं टेट्रा बोरिक एसिड। अब ये जो टेट्राबोरिक एसिड है ये एक अनस्टेबल एसिड है, ये वाटर के अंदर जो है वो इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं होता, ये फ़ौरन ही डीकम्पोज होके ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है H3BO3। इसलिए वाटर के अंदर बनना तो इसको चाहिए कि हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीबोरेट आयन है ये मिलके टेट्राबोरिक एसिड बना दें, लेकिन ये पानी के अंदर स्टेबल नहीं है, ये फ़ौरन अपने आप को डीकम्पोज करके ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं इस रिएक्शन में वो सोडियम सल्फेट है और साथ में हम लोगों को मिलता है ऑर्थोबोरिक एसिड। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस करना रिएक्शंस को बहुत ज़रूरी है, हमने ऊपर वाले रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं किया। चलिए पहले ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो इस तरफ हम लोगों को एक सोडियम नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों को 2 सोडियम नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग इधर 2 सोडियम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर इस साइड पे 2 सोडियम हो जाएंगे। इसके साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोगों को 7 ऑक्सीजन और 1 ये 8 ऑक्सीजन नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम लोगों को 2 और 3 5 ऑक्सीजन नज़र आ रही हैं। अच्छा चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले बोरॉन को देख लें। बोरॉन यहाँ पे हम लोगों को 4 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को 1 बोरॉन नज़र आ रहा है। तो हम लोग बोरॉन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बोरॉन इस साइड पे भी 4 हो जाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस और ये 2 हाइड्रोजन ये यहाँ पे 14 हाइड्रोजन हो जाएंगी। इस तरफ हमने 14 हाइड्रोजन करनी है तो 2 हैं, हम लोगों को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 से मल्टीप्लाई करने से इधर भी हाइड्रोजन 14 हो जाएंगी। अब अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 7 प्लस 7 ऑक्सीजन ये है 14 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 12 और प्लस 2 ये भी यहाँ पे भी 14 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आपके पास। इस तरह से दूसरे रिएक्शन में देखें अगर हम लोग यहाँ पे तो इस साइड पे हम लोगों को 2 सोडियम इधर नज़र आ रहे हैं, इधर भी हमारे पास 2 सोडियम है। तो यहाँ पे सोडियम तो बैलेंस है। यहाँ पे अगर हम लोग बोरॉन को देखें तो 4 बोरॉन है, इधर हमारे पास 1 बोरॉन है ये वाला। तो इसको 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 बोरॉन दोनों तरफ हो जाएंगे, सोडियम भी बराबर है दोनों तरफ, बोरॉन भी दोनों तरफ बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो 4 और 3 12 प्लस 4 ये 16 ऑक्सीजन है। इस तरफ देखिए अगर हम लोग तो 7 प्लस 4 यहाँ पे हमारे पास 11 ऑक्सीजन है। तो 16 बनाने के लिए हम लोग अगर इसको हाँ ये भी एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर हम लोग 7 प्लस
4 11 और ये हमारे पास हो जाएंगे 12। हमने 16 बनानी है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 ऑक्सीजन प्लस 7 12 12 और ये 4, ये 16 ऑक्सीजन हो जाएंगी। हाइड्रोजन को देखें तो 10 प्लस 2 12 हाइड्रोजन। इधर देखें अगर हम लोग तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हाइड्रोजन। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में बोरैक्स कन्वर्ट हो रहा है ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स में एक रिएक्शन किया था जिसमें हम लोगों ने ऑर्थोबोरिक एसिड को यूज़ करके बोरैक्स में कन्वर्ट किया था। इस तरह से इस रिएक्शन में बोरैक्स हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हाउ यू कैन कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरैक्स एंड बोरैक्स इनटू बोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन में बोरैक्स बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। हमने प्रीपरेशन वाले रिएक्शंस में बोरिक एसिड को बोरैक्स में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से ये 2 रिएक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम लोग बोरैक्स का रिएक्शन 3rd नंबर पे देख रहे हैं, अगर हम लोग बोरैक्स का रिएक्शन Na2B4O7, इसका रिएक्शन अगर हम इसका रिएक्शन जो है बोरैक्स का वो अमोनियम क्लोराइड के साथ करवा दें। अमोनियम क्लोराइड क्या है हमारे पास, NH4Cl। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास बनता है यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है। तो अंडरस्टूड बात है, आप ट्रिक के हिसाब से इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ NaCl। ये बन जाएगा हमारे पास। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, तो इसका मतलब दूसरा बाई प्रोडक्ट हमारे पास वाटर है, H2O। इस तरह से जब हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं तो बोरॉन और नाइट्रोजन का आपस में यहाँ पे कम्बिनेशन होता है और हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड दैट इज़ बोरॉन नाइट्राइड, इसकी फॉर्मेशन होती है। बोरॉन नाइट्राइड ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दरअसल इस कंपाउंड की इम्पोर्टेंस की वजह से जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में इस कंपाउंड को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है क्योंकि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को आपकी बुक में शामिल किया गया है। इसके अलावा बोरैक्स जो है वो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट सभी के साथ रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा हैं बोरैक्स के, लेकिन हम सिर्फ अमोनियम क्लोराइड के साथ इसके रिएक्शन को देख रहे हैं। क्यों? चूँकि ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा ये रिएक्शन कि सोडियम और क्लोरीन के कम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हैं तो वाटर। इस तरह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोरॉन और नाइट्रोजन का कम्बिनेशन होता है, दैट इज़ बोरॉन नाइट्राइड, इसकी फॉर्मेशन होती है। साथ में एक हमारे पास और कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस रिएक्शंस को भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इस तरफ बोरॉन जो हैं वो 4 हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे हम लोगों को 3 नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हमारे पास बोरॉन भी 4 हो जाएंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन इस तरफ 1 है, ये 2 हो जाएंगे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ पे हमारे पास 3 + 1, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं। तो हम लोगों ने 7 बनानी है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ऑक्सीजन ये प्लस 3 ये 7 ऑक्सीजन हो जाएंगी, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा बहुत सिंपल रिएक्शन है कि अगर हमारे पास टिंकल है Na2B4O7.10H2O,
अगर हमारे पास टिंकल है, ये कोई नेचुरली अकरिंग फॉर्म है बोरेक्स की, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने से इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो ये वेपोरेट हो जाएंगे और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है Na2B4O7 बोरेक्स में। अगर इसको हम फर्दर हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 और साथ में जो है वो हमारे पास बनता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। यह है सोडियम मेटाबोरेट और यह है बोरिक एनहाइड्राइड। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है तो ये 2 सोडियम कर देंगे, बोरॉन यहाँ पे 2 और ये 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है। तो ये हमारे पास 4 नंबर का रिएक्शन हो गया।